नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों की जद में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, गांव हो या शहर, हर खबर पे हमारी पैनी नजर। मित्रों, राष्ट्रीय स्तर पर अबाइड विद मी को लेकर मच रही हलचल पे डालते हैं एक नजर और करते हैं आपको बाखबर। इस वर्ष 2022 जनवरी 26 यानी कि भारतीय गणतंत्र दिवस देश का एक महानतम राष्ट्रीय पर्व, और इस अवसर पर अबाइड विद मी को लेकर मची सियासी घमासान। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा गीत को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। मित्रों, इसके पीछे की राजनीति पर ही हमारी है पैनी नजर। आइए मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि अबाइड विद मी, जिसे देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से भाजपा सरकार पर यह आरोप है कि भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दुर्भावनावश भारत के शहीदों को, कांग्रेस के इतिहास पुरुषों को वेनिश करने के लिए इस तमाम तरह के कृत्य कर रही है। मित्रों, कांग्रेसियों का कहना है कि अबाइड विद मी महात्मा गांधी को बहुत ही प्रिय भजन था। यह गीत साबरमती आश्रम हो या अन्य कहीं भी गांधी जिस समारोह में उपस्थित होते, समारोह के समापन पर अबाइड विद मी का धुन जरूर बजाया जाता, गायन जरूर किया जाता था। अचानक से 26 जनवरी 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा अबाइड विद मी का 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह से अलग किया जाना, विदाई दिया जाना। आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्व में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत 22 जनवरी से हुआ करती थी। मित्रों, इस वर्ष नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे 23 जनवरी महान सेना नायक, आजाद हिंद फौज के संस्थापक, जय हिंद का नारा देने वाले महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, 125वीं जयंती के अवसर पर इसे 23 जनवरी से समारोह की शुभारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया हुआ है। महान देशभक्तों को, सेना नायकों के, देश की स्वतंत्रता पे अपना सर्वस्व बलिदान करने वालों को याद करने की हर कृतज्ञ देश का यह कर्तव्य होता है। वहां के नागरिकों का यह परम कर्तव्य, परम धर्म हो जाता है कि अपने देश के महान सेना नायकों को, महान नेताओं को, महान विभूतियों को, महान समाज सुधारक को, देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले देशभक्तों को उनकी जन्म तिथि, पुण्यतिथि पर याद करे और देश उन्हें श्रद्धांजलि दे, पुष्पांजलि अर्पित करे, यह कर्तव्य होता है। परंतु खबरों की जद में सवाल तब खड़ा होता है जब इस तिथियों को लेकर राजनीति होने लगती है। मित्रों, अबाइड विद मी, जैसा कि कांग्रेस का दावा है कि यह जो भजन, जिसे स्कॉटिश कवि एंजेलिकन हेनरी फ्रांसिस लाइट ने 1847 में रचा था, यह गीत ऐसी गीत थी, इस गीत के माध्यम से यह मूलतः ईसाई भजन है, जिसे चर्च में एंजेलिकन
पद के जो पादरी होते हैं उनके द्वारा जो लेख होते हैं उन्हें एंजेलिकन कहा जाता है। और चूंकि यह भजन हेनरी फ्रांसिस लाइट जो कि स्वयं एक पादरी थे उन्होंने लिखा था, और यह जो भजन था यह ईश्वर से दुखी आत्माओं के लिए, त्रस्त आत्माओं के लिए, पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना है कि हे ईश्वर, अबाइड विद मी, यानी दुखी जनों के साथ, पीड़ित जनों के साथ आप साथ खड़े हो जाओ, उनके दुख को हर लो। मित्रों, इस भजन से किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक गीत है, परंतु मित्रों हमें यह भी याद रखना चाहिए मित्रों कि हर एक देश में वहां के कवि, महानायक, महालेखक, राइटर्स, विचारक, दार्शनिक बहुत सारे भाव व्यक्त करते हैं। हर एक देश की परंपरा, हर देश में ये विभूति पाए जाते हैं। भारत में भी है, नो डाउट है, परंतु आखिर हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, स्वतंत्र देश में, सार्वभौम देश में एक औपनिवेशिक कालीन ईसाई भजन को गाने के लिए, उसकी धुन को बजाने के लिए हम बाध्य हों, यह हमारे लिए बाध्यता हो जाए, आदेशनात्मक नियम हो जाए। मित्रों, अबाइड विद मी को बदलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 29 जनवरी को, मित्रों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का समारोह, 4 दिवसीय समारोह होते हैं जो 2022 से 23 जनवरी से आरंभ होकर 29 जनवरी तक चलने वाला समारोह है, और 29 जनवरी को इसका समापन किया जाता है। मित्रों, इस समापन के अवसर पर ही, समारोह के समापन के अवसर पर, समापन की घोषणा के लिए यह गीत वर्ष 1950 से हमारे देश में, यानी कि आजादी के तीसरे वर्ष से ही अबाइड विद मी की धुन सेना के परेड में, गणतंत्र दिवस में समापन की समाप्ति पर बजाने की परंपरा रही है। ये 70 वर्ष की परंपरा को इस वर्ष हटाने का फैसला लिया गया है। मित्रों, अवसर है आजादी का अमृत महोत्सव, और आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर अबाइड विद मी को रिप्लेस कर उसके स्थान पर हमारे ही देश के महान कवि, गीतकार प्रदीप के द्वारा लिखी हुई ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी को शामिल किया गया है। मित्रों, इस गीत को 27 जनवरी 1963 में दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हमारे देश की शूर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर ने गाया था, और इस समारोह में, दिल्ली के इस समारोह में 1962, मूलतः यह गीत 1962 को लक्ष्य करके प्रदीप ने लिखा था। 1962 में जब चीन ने हमारे विजनरी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के भरोसे पर, भारत के विश्वास पर, उसके पीठ पर खंजर घोंपते हुए 1962 में 1962 में भारत पे हमला किया था। अचानक से किए गए इस हमले में भारत के
काफी सैनिक शहीद गति को प्राप्त हुए थे। भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। चीन के इसी कुकृत्य को, उसकी धोखेगड़ी को महसूस करते हुए कवि प्रदीप ने ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी के गीत की रचना की थी। मित्रों, आपको बताते चलूं कि 27 जनवरी 1963 में उक्त समारोह में जब लता मंगेशकर ने, सुर सम्राज्ञी की भारत रत्न लता मंगेशकर ने जब गाना शुरू किया था, इस गीत के भाव से विभोर होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आंखों में अश्रु की धार बह चली थी। तो मित्रों, इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इस गीत में कितनी पवित्रता है। हमारे देश के महानायक, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के प्रति कितना सम्मान है। इतना यह गीत पवित्र है तो फिर अबाइड विद मी को लेकर आखिर देश की विपक्षी पार्टियां, जबकि देश के प्रधानमंत्री को भी कवि प्रदीप और लता मंगेशकर के गाए हुए गीत काफी प्रिय थे, इतने भाव विभेर करते हैं कि उनके आंसू निकल आती है, तो फिर अबाइड विद मी, जो कि भारत के दास्ताकालीन औपनिवेशिक काल का परिचायक है, उस गीत के प्रति इतनी मोह क्यों? मित्रों, विपक्ष पार्टियां कहती हैं कि यह गीत गांधी को काफी प्रिय था। तो मित्रों, आपको बताते चलूं, गांधी को सिर्फ अबाइड विद मी इसलिए पसंद नहीं था कि यह ईसाई और प्रार्थना थी या आध्यात्मिक गीत थी, बल्कि सच कहूं तो गांधी को यह गीत इसलिए प्रिय था, इतिहासकार बताते हैं, आलोचक बताते हैं, चूंकि यह गीत जॉर्ज पंचम को काफी प्रिय था और जॉर्ज पंचम के लिए गांधी के हृदय में कैसा भाव था, यह हमारे इतिहास में दर्ज है। तो मित्रों, सवाल है, ये गांधी को तो दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फार्म में जब वे कस्तूरबा के साथ आश्रम में रहा करते थे, यह आजादी से बहुत वर्षों पूर्व गांधी के भारत में आगमन से पूर्व की घटना है कि उनके आश्रम में ब्रिटिश, चूंकि अफ्रीका भी ब्रिटिश के अंदर था, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर था, ब्रिटिशों का गुलाम था, तो उनके आश्रम में अंग्रेजों का आना जाना लगा रहता था। मित्रों, बताते चलूं, ये गांधी के विषय में आप जानते हैं, ये गांधी सब काम स्वयं करते थे। वे छुआछूत, स्वीपर आदि पर बिल्कुल इनकार करते थे, परंतु मित्रों, गांधी ने अपनी पत्नी, धर्म पत्नी कस्तूरबा गांधी को, वो अंग्रेज अधिकारी उस आश्रम में आते थे और उस जमाने में आज की तरह टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, जैसा कि हम आजकल देखते हैं। पुराने समय के टॉयलेट हुआ करते थे जिन्हें साफ किया करना पड़ता था। तो मित्रों, गांधी एक दिन किसी अंग्रेज अधिकारी के शौच करने के बाद कस्तूरबा से कहा कि जाओ उस शौचालय को आप साफ कराओ। कस्तूरबा स्वाभिमानी थी, भारतीय नारी थी, वह भड़क जाती है, क्रोधित हो जाती है और कहती है कि गांधी, आपने मुझे ब्याह कर लाया है, मैं आपकी पत्नी हूं, अर्धांगिनी हूं, मैं आपके अंग्रेजों की विष्टा शौच साफ करने के लिए आपके साथ नहीं आई हूं, मैं यह नहीं कर सकती। बताइए मित्रों, कस्तूरबा के इस जवाब पे अहिंसा के सबसे बड़े उपासक गांधी अचानक से कस्तूरबा का हाथ पकड़ते हैं और उसे
आश्रम से, फार्म से, टॉलस्टॉय फार्म्स के दरवाजे से बाहर छोड़ाते हैं और कहते हैं जब तुम यह नहीं कर सकती तो तुम्हारी गांधी को जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। सोचिए मित्रों, वही गांधी जो ताउम्र अहिंसा अहिंसा का पाठ जपते रहे और अपनी पत्नी के लिए उनका यह जो किया गया कृत्य था, क्या वह अहिंसात्मक था या उसमें हिंसा थी, यह आप स्वयं महसूस करते हैं। मित्रों, बताते चलो थोड़ी सी और चर्चा, फिर मैं अबाइड विद मी पे भी चर्चा करूंगा। मित्रों, यह कोई नई बात नहीं है। देश में जब जब चुनाव आते हैं, लोकसभा इलेक्शन हो, विधानसभा इलेक्शन हो, इस तरह की विघ्न संतोषी लोग, राजनीतिक लोग, जो कि तमाम मुद्दों से ध्यान को डाइवर्ट कर सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, सत्ता की राजनीति के लिए इस तरह के मुद्दे, इस तरह के नारे अचानक से उछाला करते। मित्रों, याद कीजिए, और इन दिनों राष्ट्रवाद, सेकुलरिज्म को लेकर देख ही रहे हैं कि लगातार सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और देश के शेष विपक्ष, जी हां मित्रों, शेष विपक्ष अचानक से राष्ट्रवादी और सेकुलरिज्म को लेकर झंडा वरदार दिखाई दे रही है। कदम कदम पे विपक्ष पार्टियां सत्ताधारी भाजपा को पोलराइज करने वाले, हिंदुओं को पोलराइज करने वाले हिंदूवादी पार्टी क्या तोहमत लगाती है, तो इसके उलट भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सहित शेष विपक्षी पार्टियों पर मुस्लिम पोषक होने का और अल्पसंख्यक के नाम पर बहुसंख्यक को अवॉइड करने का आरोप लगाती है। मित्रों, याद कीजिए, कभी राइट टू एक्सप्रेशन के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी कहते हो के नाम पर, कभी इसी देश में जब फैज अहमद फैज, याद करेंगे मित्रों, मात्र कुछ वर्ष पहले सीए के खिलाफ शाहीन बाग सजा हुआ था, पूरी विपक्ष पार्टियां गोलमंद थी और शाहीन बाग के नाम पर भारत की पंथ निरपेक्षता को, भारत के बहुसंख्यक के धैर्य को लगातार ललकार रही थी। और इस समय पाकिस्तान के शायर फैज अहमद फैज की नज्म आईआईटी कानपुर में प्रदर्शनकारियों ने जो सीए का विरोध कर रहे थे, उस अवसर पर उन्होंने अचानक से फैज अहमद फैज की नज्म हम देखेंगे गाया था। और मित्रों, किसी भी शायर पूरे विश्व के होते हैं, उनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती, परंतु मित्रों, शायरों, कवियों के नज्मों को, गीतों को, उनके उद्धरणों को, लेखों को अगर मनसागत तरीके से, कुत्सित नीयत से यदि प्रयोग किया जाता है तो खबरों की जद में खबर बनती है। मित्रों, जब इस गीत को लेकर हम देखेंगे, राष्ट्रवादियों ने, जाहिर सी बात है कि देश में इन दिनों राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और रेडिकल इस्लाम को लेकर क्या स्थिति है आपसे छिपी नहीं है।
तो मित्रों, ऐसी स्थिति में देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करे। देश उनका है, देश हमारा है, देश सबका है। सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद तमाम। मित्रों, इसके स्थान पर CAA, जिसे IMCA, जिसे लेकर अभी पिछले दिनों देश के पूर्व उपराष्ट्रपति अंसारी, जी हां, आपने सही सुना, हामिद अंसारी ने एक बार फिर देश को नीचा दिखाने का प्रयास किया था। मित्रों, वो भी उस दिन जिस दिन हमारा देश 26 जनवरी गणतंत्र 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। मित्रों, इस तरह की जब मनसागत देश को विश्व के मंचों पर, विश्व पटल पर जब बदनाम करने की साजिश होती है, तो सवाल उठता है। मित्रों, फैज अहमद फैज की पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं। उन पंक्तियों को सुनने के बाद आप खुद निष्कर्ष निकालें, क्या देश में, भारत जैसे देश में आखिर ये पंक्तियां किन के लिए थी? मित्रों, पंक्तियां थी, उसकी चंद पंक्तियां बीच से सुना रहा हूं कि जब अर्ज खुदा के काबे से सब बूत उतारे जाएंगे। ध्यान देंगे मित्रों, कि जब अर्ज खुदा के काबे से सब बूत उतारे जाएंगे, हम अहले वफा मरदूद हरम मसनद पर बिठाए जाएंगे, सब ताज उतारे जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का हम देखेंगे। मित्रों, भारत में किस ताज की गिराने की बात कर रहे हैं? कौन से बूतों को निस्तनाबूद करने की बात कर रहे हैं? और CAA और देश में किसी सरकार के निर्णय के खिलाफ यदि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो संवैधानिक तरीके में इस तरह के गीत का गाया जाना आपकी राष्ट्रभक्ति को संदिग्ध करती ही है। मित्रों, आपको बताते चलो कि यह गीत फैज अहमद फैज ने पाकिस्तान के तानाशाह जियाउल हक के तानाशाही के खिलाफ रची थी। मित्रों, इस गीत के जिन्होंने CAA के समर्थक कहते थे, इस गीत को लेकर जियाउल हक ने तो कोई आपत्ति फैज का कुछ नहीं किया, तो फिर हमारे, तो मित्रों, यह देश जिस देश के लिए, जिस तानाशाह के लिए वहां उचित हो सकती है, इस गीत का भारत जैसे देश में, पंथ निरपेक्ष देश में, विश्व में सबसे बड़ी आबादी, मुस्लिम आबादी रखने वाली, साथ बिठाने वाली देश में इस गीत का क्या काम? आखिर देश की कौन सी सरकार, कौन से तख्त को गिराने की बात ये कर रहे थे? मित्रों, बात यही नहीं रुकती। मित्रों, याद करें, फ्रांस कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, तो अभिव्यक्ति की आजादी में हम कुछ भी करेंगे। मित्रों, याद करें, जब फ्रांस में चार्ली एब्दो में कार्टून, जो कि मोहम्मद साहब की, कथित मोहम्मद साहब की कार्टून छपने को लेकर इन रेडिकलाइज इस्लामियों ने क्या उधम मचाया था। फ्रांस की घटना पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां तक कि भारत में भी प्रोटेस्ट पे सड़कों पे उतर आए थे। तो मित्रों, चार्ली एब्दो की मैगजीन में छपा हुआ वह कार्टून, क्या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी? क्या उसके संपादक की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी? यदि अभिव्यक्ति की आजादी थी, तो फिर उनके संपादकों, पत्रकारों को मौत के घाट में, फ्रांस की सड़कों में चार्ली एब्दो के ऑफिस को बम से हमला क्यों किया गया? मित्रों, बात यहीं तक नहीं, बांग्लादेश में
प्रोटेस्ट, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, मित्रों उससे भी हमें कोई परेशानी नहीं, परंतु भारत में जो कि एक पंथ निरपेक्ष देश है और जहां ये झंडावरदार हर बार अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा उठाते हैं, फिर यहां पर हैदराबाद, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पीएफआई के समर्थकों के द्वारा, सीएए के समर्थकों के द्वारा सड़कों पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोनों का तस्वीरें लगाकर लोग उस पर पैदल चले, अपमानित किया। तो यह कौन सा दोहरी मानसिकता है मित्रों? ये किन्हीं के लिए आपकी राइट टू एक्सप्रेशन, तो राइट टू एक्सप्रेशन सिर्फ दूसरे के धर्मों को भला बुरा कहने के लिए है, और जब अपने पे आती है तो आप गले काटते हो। मित्रों और थोड़ी आगे लेकर के चलता हूं। याद करें, दशकों पहले सलमान रश्दी ने जब सैटनिक वर्सेस लिखा था, तो क्या यह सलमान रश्दी की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी? उसने तो पुस्तक लिखी थी। अभिव्यक्ति की आजादी तो उसके पास भी थी, फिर क्यों मुस्लिम देशों के द्वारा उसके सर कलम किए जाने के फतवे निकाले गए? मित्रों थोड़ा और पीछे आते हैं। मित्रों याद कीजिए 6 दिसंबर 1992 का पीरियड, अयोध्या में विवादित ढांचे का गिराया जाना, बांग्लादेश में मस्जिदों का हजारों मस्जिदों का ढाया जाना, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम, पाकिस्तान में मंदिरों का गिराया जाना, कत्लेआम। और उसी बीच तस्लीमा नसरीन जब लज्जा उपन्यास लेकर के आती है, तो क्या लज्जा उपन्यास तस्लीमा नसरीन की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी? फिर क्यों उन्हें बांग्लादेश से भागना पड़ा और आकर उसे भारत में शरण लेनी पड़ी? उन्हें सरकलम करने का आखिर फतवा आखिर क्या था? मित्रों थोड़ी और एक घटना की तरफ आपको लेकर चलता हूं। याद कीजिए, मकबूल फिदा हुसैन जब उस चित्रकार ने अभिव्यक्ति के नाम पर मां सरस्वती के, मां दुर्गा को, अन्य लक्ष्मी की पेंटिंग्स को मॉडर्न पेंटिंग के नाम पर अश्लीलता से कैनवस पर उतारता है, और जब देश के सनातनी हिंदू उसका विरोध करते हैं, तो यही पंथ निरपेक्षता वाले, सेकुलरिज्म वाले उसे अभिव्यक्ति की आजादी का नाम देते हैं, और आज भी आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रवादियों के द्वारा, हिंदुत्ववादियों के द्वारा दबाव पड़ने से मकबूल फिदा हुसैन को भारत छोड़ना पड़ा था। मित्रों इस तरह की घटनाएं कोई नई नहीं है। लगातार पूरे विश्व में रेडिकल इस्लाम से, इस्लामिक आतंकवाद से पूरा विश्व वाकिफ है। मैं यहां कतई यह कहने नहीं जा रहा हूं मित्रों कि रेडिकल इस्लामिस्ट अलग हैं और बाकी वाले अलग, बिल्कुल नहीं मित्रों। यदि जो अपने आप को रेडिकलाइज नहीं मानते तो रेडिकलाइजों का विरोध क्यों नहीं करते? तो मित्रों अब आते हैं अबाइड विद मी, और मित्रों साथ ही साथ बताते चलो कि 26 जनवरी 2022 को उससे
यानी 23 जनवरी से जब गणतंत्र दिवस का 4 दिवसीय समारोह का शुभारंभ होता है, इसी अवसर पे इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को नेशनल वार मेमोरियल में स्थानांतरित किया जाता है। इससे लेकर के भी देश की विपक्षी पार्टियां हाय तौबा मचाती है। मित्रों, तर्क देती है कि अमर जवान ज्योति भारत के उन शहीद सैनिकों के लिए उस स्थान पे जहां की इंडिया गेट बना हुआ है कि याद में अमर जवान ज्योति का प्रज्वलन किया गया था। मित्रों, इस अमर जवान ज्योति के लेकर के उसको प्रज्वलित करने को लेकर के इंडिया गेट पे उसे स्थान दिए जाने को लेकर तत्कालीन सरकार की मंशा को हम नमन करते हैं। खबरों की जद में उन्हें साधुवाद देता है। परंतु मित्रों, इंडिया गेट जो कि ये भी औपनिवेशिक कालीन गुलामी की औपनिवेशिकवाद का एक प्रतीक है। मित्रों, इतिहासकार बताते हैं कि इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश साम्राज्य ने, ब्रिटेन ने, रानी विक्टोरिया ने उन भारतीय शहीदों सैनिक के याद में बनाया था जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सेना में लड़ते हुए उसके दुश्मन देशों के साथ युद्ध करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध से 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध का जो काल है, उस समय भारत उन्हीं ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश शासकों के ब्रिटेन का उपनिवेश था, गुलाम देश हुआ करता था। हमारे जो सैनिक लड़े थे वह भारत के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, ब्रिटिश क्राउन के लिए, ब्रिटिश इंडिया के लिए लड़े थे। हाँ, वह देश के सैनिक थे, परंतु मित्रों वह भारत के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए लड़े थे। फिर भी हर एक सैनिकों का सम्मान, उनके शहीदों को नमन। परंतु मित्रों, जब उन्हें आगे कर राजनीति की जाती है कि मौजूदा सरकार उन शहीदों की कुर्बानी को मिटाने के लिए अमर जवान ज्योति को लोपित कर रही है, तो मित्रों सवाल तो बनता ही है। मित्रों, अमर जवान ज्योति से नेशनल वार मेमोरियल में जहां पर 1962, 1971 के साथ कारगिल यानी कि स्वतंत्र भारत में, अपने भारत में दुश्मन देशों के हमले के समय मित्रों भारत कभी अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं करता है। तो मित्रों, उस भारत पे हमला करने वाले 62 के चीन, 65 में पाकिस्तान, 71 के पाकिस्तान के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिकों की मेमोरी में वह नेशनल वार मेमोरियल में उसे स्थानांतरित किया गया है। इससे भला किन्हें काहे की राजनीति। परंतु मित्रों, जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की राजनीतियां होती है। मित्रों, अब मैं थोड़ी सी अवॉइड विद मी के संदर्भ में बताते चलूं कि मित्रों, आपको तो जानकारी मिल चुकी है कि इस गीत को स्कॉटिश कवि
जो एंजेलिकन यानी कि पादरी था, वो पादरी जो कि भजन गाते हैं चर्चों में, उन्हें एंजेलिकन कहा जाता है। तो एंजेलिकन हेनरी फ्रांसिस लाइट 1847 में इसकी रचना करता है। नो डाउट यह सच में ईसाई गीत है, आध्यात्मिक गीत है, परंतु वर्तमान में अबाइड विद मी को लेकर उसे ऐ मेरे वतन से लोगों से बदले जाने को नेक्स्ट पे रखकर सिर्फ और सिर्फ यह हवायत देने की कोशिश भी पुरजोर तरीके से की जा रही है कि भाजपा सरकार ने, चूंकि अबाइड विद मी एक ईसाई भजन है, इसलिए उसे हटाया है। मित्रों, सोचिए कि राजनीति हमें कहां ले जाकर छोड़ेगी, ताकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया या अन्य जो भी मित्र ईसाई देश हैं, उनके बीच देश की बदनामी हो, भारत सरकार पे दबाव पड़े और इनकी जो कि अपने आप को भारतीय राजनीति के मसीहा, भारत के राजनीतिक पार्टियां कहते हैं, कि मंशा पूरी हो, राजनीतिकरण हो, इसका लाभ उन्हें जो चुनाव पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में, 5 राज्यों में है, उसका लाभ मिल। सोचिए मित्रों, मात्र चुनावी लाभ के लिए राजनीतिक पार्टियां, मैं इन्हें किन्हीं पार्टी का अलग नहीं कर रहा हूं मित्रों, तमाम पार्टियां, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, राजद हो, शिवसेना हो, सपा हो, तमाम पार्टियां समान रूप से दोषी हैं। ये चुनाव के वक्त पर भावनाओं को भड़काती है। मित्रों, अबाइड विद मी नो डाउट एक बहुत ही आध्यात्मिक गीत है, जो ईश्वर के प्रति दुखी जनों को, पीड़ित जनों को प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, जो विश्व के दुखी जन हैं, पीड़ित हैं, उनके आंसुओं, उनके दर्द के साथ खड़े हो जाओ। हम सभी उसके साथ खड़े हो जाएं, पीड़ितों उनके लिए। अच्छी गीत है, भावनापूर्ण गीत है। मित्रों, 19वीं सदी में कवि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस गीत की प्रशंसा की थी, इस धुन की प्रशंसा की थी, और इसे अंग्रेजी भाषा का बेहतरीन कविताओं में माना था कि हे ईश्वर, हम दुखी जनों, अंधेरे के गर्त में धंसे हुए पीड़ितों के साथ खड़े हो जा। मित्रों, अब चलते चलते बताते चलो कि अबाइड विद मी के साथ और भी कई सारे धुनों को तब्दील किया गया है, और उसके स्थान पे कुल 26 धुनों को बीटिंग रिट्रीट में शामिल किया गया है, जिसके अंदर अबाइड विद मी को रिप्लेस कर ऐ मेरे वतन के लोगों, इसके साथ ही हे कांछा, चन्ना, बिल्लौरी, जय जन्मभूमि, नृत्य शरिता, विजय जोश, केशरिया बन्ना, वीर सियाचिन आदि धुनों को शामिल किया गया है। दूसरों मित्रों, जब देश का पर्व है तो उसमें देश की परंपरा, भारत की संस्कृति की झलक मिलनी चाहिए, पूरी तरह से भारतीय होना चाहिए, भारतीय रंग में, भारतीय जनमानस की भावनाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए उस तरह के कार्यक्रम
समारोह, धूम, गीत, कार्यक्रम, नाट्य, नाटिका, प्रदर्शनी भारत के संदर्भ में होनी चाहिए। भारत महान देश है। हमें अपनी खुशी, अपना समारोह मनाने के लिए औपनिवेशिक कालीन विदेशी धुन, किसी अन्य संगीतकारों के पाश्चात्य संगीतों की आखिर आवश्यकता क्या? मित्रों, तमाम तरह के संगीतों का जन्म, सुर का जन्म भारत भूमि पर ही हुआ है। तो मित्रों, राजनीतिक पार्टियां को चुनाव लड़ना है, उन्हें सत्ता से मोहब्बत है, परंतु मित्रों, राष्ट्र सबके लिए है और इस तरह के कुत्सित विचार वाली राजनीतिक पार्टियों को इनके मंसूबों से, इनकी हरकतों से यदि कोई बाज दिला सकता है तो हम और आप वोटर मित्रों, हमारे वोट में, हमारे मत पे इतनी शक्ति है कि यदि हम ठान लें तो देश के अपमान करने वाले, देश की अस्मिता, देश की पहचान, देश अपनी राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद को अपमानित करने वाले, भारत में रहकर भारत मां को गाली देने वाले, धार्मिक कट्टरता फैलाने वालों के खिलाफ हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। मित्रों, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि हम कट्टर पार्टियों को, जाति बिरादरी में बांटने वाली पार्टियों को, धर्म मजहब के नाम पर वैमनस्यता फैलाने वाले पार्टियों पर भरोसा करें। मित्रों, हम ही इन्हें सबक सिखा सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले राष्ट्र, मित्रों, राष्ट्र देश से हमेशा बड़ा होता है। देश एक बाउंड्री का नाम है, जिसकी सीमाएं होती हैं, जिसकी सरकार होती है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, परंतु मित्रों, राष्ट्र इन तमाम से बहुत ऊंचा स्थान रखता है। यह हमारे वेदों में कहा गया है। मित्रों, राष्ट्र की रक्षा उस राष्ट्र का नागरिक यानी हम और आप ही कर सकते हैं। पार्टियां आएंगी जाएंगी, परंतु मित्रों, हमारा देश, हमारा राष्ट्र हमेशा रहेगा। हम रहें न रहें, परंतु यह राष्ट्र रहेगा। तो मित्रों, आइए इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।